नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलिनब्रो। लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से 1844। लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से 1844 जो है गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड एलिनब्रो। लॉर्ड एलिनब्रो के समय में क्या हुआ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इनके समय में। जैसे हमने देखा था कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है ये कब से कब तक चला था, 1839 से 42 तक चला था। 1839 से 42 तक चला था। ये शुरू तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हो चुका था। शुरू किसके समय में हुआ है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। ठीक है, 1839 से 42 तक चला था जैसे, तो 1839 में किसके समय में शुरू हो गया, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। लेकिन ये समाप्त किसके समय में होता है, एलनब्रो के समय में। लॉर्ड एलनब्रो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। ऑकलैंड के समय में 1839 में शुरू होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और समाप्त होता है लॉर्ड एलनब्रो के समय में 42 में, 1842 में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इंपॉर्टेंट है कि सिंध को, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो 1843 में। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, 1843 में। सिंध को जो है 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कब, 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, लॉर्ड एलिनब्रो के काल में। लॉर्ड एलिनब्रो का काल 42 से 44 है ना, 1842 से 1844, 1842 से 1844। तो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में 1842 से 44 के बीच में देखो, एक तो 42 में क्या होता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर 43 में क्या होता है कि जो सिंध है उसका विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। 1843 ये भी इनके टाइम पीरियड की बात है, 1842 से 40 के बीच की बात है। फिर है दास प्रथा का उन्मूलन, इसी के समय में हुआ था। तो दास प्रथा का जो उन्मूलन है उसकी कोशिश तो पहले भी की गई थी, लेकिन जो उन्मूलन है उसके लिए जो कानून लाया गया था वो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में ही लाया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ है, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। लॉर्ड एलिनब्रो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ है, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। क्योंकि 1843 में एक एक्ट लाया गया था 5 के द्वारा, तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है वो है 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक है, 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक है, 1844 से 1848। 1844 से 1848 लॉर्ड हार्डिंग का काल है, 1844 से 1848। अब लॉर्ड हार्डिंग के काल में क्या हुआ था, एक तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है लॉर्ड हार्डिंग जो थे उनके कार्यकाल में, कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब, 1845 से 46 के बीच हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग का समय कब से कब तक था, 1840 से 1848 तक। और इसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए। अच्छा, इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। जो लॉर्ड हार्डिंग थे इन्होंने नरबली जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स में से एक हैं। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1848 से 1856। जो लॉर्ड हार्डिंग है इनका टाइम पीरियड रहा 1848 से 1856। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो है वो रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 1846। 1848 से 1846 तक लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 के बीच। तो इनके काल में क्या होता है कि द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध है 1848-49 ये होता है। 1848-49 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या होता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच। तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में होता है, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। तो द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच चलता है, जिसमें सिख हार जाते हैं और जो पंजाब है उसका विलय इसमें अंग्रेजी राज्य में हो जाता है। कब? 1849 में। तो ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। बोला गया है जगत प्रसिद्ध जो सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या हुआ था कि जो जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और इसके समय में एक तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। कब? 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ 1842 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और बोला गया कि लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसमें भी क्या हुआ? जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध था 1852 का, इसमें लोअर बर्मा को और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। किस किस एरिया को? लोअर बर्मा को और पीगू जो एरिया था उसे अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। कब? 1852 में, जब आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में, उसमें क्या हुआ? लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी इनके समय की कि डलहौजी ने क्या किया था, सिक्किम जो राज्य था उस पर क्या किया कि 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया। 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और बदले में क्या करिए 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। सिक्किम पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने 1850 में। ठीक है, सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में जो है सिक्किम पर अधिकार कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे देखते हैं कि 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना हुई। कब? 1852 में ही, जब द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसमें ही क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ और 1852 में ही क्या किया गया? इनाम कमीशन की स्थापना की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1852 में किसकी? इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका जो उद्देश्य था वो भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। तो बोला गया है कि 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय 1852 में क्या किया गया? इनाम कमीशन की स्थापना की गई। लॉर्ड डलहौजी के समय 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जो जागीरी थी उनका पता करके उन्हें छीनना था। लॉर्ड डलहौजी का शासन जो था उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। तो कौन कौन से राज्यों को जो लॉर्ड डलहौजी है उसने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? वो थे 17। 1848 में 17 पहला राज्य था जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय कर लिया था, जिसका 1848 में 17, जैतपुर बुंदेलखंड, संबलपुर उड़ीसा 1849 में इनको अपने अधीन किया था। जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा को 1849 में। बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में। बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में। उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 में। झांसी इंपॉर्टेंट है 1853 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। सतारा भी इंपॉर्टेंट है 1848 में। नेक्स्ट बोला गया कि सन 1856 की बात की जा रही है कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है,
पर इनको 1856 में मिलाया गया, लेकिन इन पर क्या लगाया था, कुशासन का आरोप लगाया था, जिस कारण ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अवध को मिलाया गया था 1856 में। अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। और उस समय जो ये अवध के नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह जो थे उस समय कि कहाँ के वो थे, नवाब थे अवध के। अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। और जो अवध को ये कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इन्होंने वाजिद अली शाह नवाब के समय अपने अधीन किया था, ये किसके बेस पर किया था, आउटरम रिपोर्ट के बेस पर किया था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया 1856 में? अगला 1856 में पहले तो इन्होंने अवध को अपने अधीन कर लिया था कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह के समय में। उसके बाद बोला गया 1856 में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया तोपखाने का मुख्यालय। 1856 में क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने, तोपखाने का जो मुख्यालय है उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। तोपखाने का जो मुख्यालय था उसको 1856 में कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया और सेना का मुख्यालय शिमला को स्थापित किया गया। सेना का मुख्यालय किसे बनाया गया, शिमला को। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अगला कदम लिया गया था। फिर है शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, तो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई कि शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया 1854 में ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1854 में क्या किया, वुड डिस्पैच को लागू किया। किसको लागू किया, वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में जो क्या होगा, तीनों प्रेसिडेंसी जैसे कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो 3 प्रेसिडेंसी थी उसमें एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। तो जो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया था, उसके तहत क्या क्या हुआ कि एक तो जिलों में एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल स्थापित किए गए। जिलों में एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल स्थापित किए गए और जो प्रमुख नगर थे वहाँ पर क्या किया गया, सरकारी कॉलेज स्थापित किए गए। और 1857 ईस्वी के आसपास जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, वहाँ पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ये सब चीज़ें वुड डिस्पैच के तहत 1854 के वुड डिस्पैच के तहत डलहौजी के द्वारा शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए की गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो लंबी यात्रा थी इसकी प्रथम रेल चलाई गई। तो बोला गया डलहौजी को भारत में जो रेलवे का जनक है वो माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और भारत में जो पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी, बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का जो रास्ता था वो तय किया था और प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी ये। फिर बोला गया सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। 1854 में और क्या किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। कब? 1854 में। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट डलहौजी के द्वारा पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक जो वर्क डिपार्टमेंट होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो बोला गया सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? पृथक रूप से भारत में पहली बार। ये भी डलहौजी ने की थी कि इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में क्या किया? स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है कि डलहौजी ने 1854 में एक और स्टेप लिया कि एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जिसका नाम था लोक सेवा विभाग। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई?
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई है। लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा किस वर्ष की गई है? तो 1854 में की गई है। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा की गई। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इंपॉर्टेंट है कि 1853 में क्या हुआ? कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। बिजली से संचालित तार सेवा 1853 में शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो बिजली से संचालित तार सेवा थी वो शुरू की गई थी 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। जहाँ तक है ईयर 1864 में बनाया था। तो इन्होंने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कब? 1864 ईस्वी में। तो शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय में भारतीय जो नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही जो भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इसी के समय में क्या हुआ? भारतीय नागरिक सेवा शुरू की गई थी पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। फिर है डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किया। तो डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किया है। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने के लिए भी क्या किया है? प्रयास किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है। 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल थे कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसके बाद देखो 1857 की क्रांति होती है इनके समय में, और 1858 में जो नया अधिनियम आता है उसमें ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय बन जाएंगे। ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त होने वाले प्रथम वाइसराय बनेंगे ये 1858 का जब अधिनियम आएगा उसके द्वारा। फिर इसने बोला गया है कि इसके समय में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1857 में जो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का जो शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो 1857 का जैसे विद्रोह होता है तो क्या होता है उसके बाद भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों से छीन लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ जाता है भारत। फिर बोला गया है कि कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है कि कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1856 की बात है। 1856 की बात है कि बोला गया है कि कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। और फिर बोला गया जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में क्या हुआ? एक जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, बोला गया है कि 1856 में क्या हुआ? बम्बई, कलकत्ता और जो मद्रास है वहां पर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैनिंग के समय में ही जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 में ये पारित किया गया था। 1856 में क्या हुआ था? इसको पारित किया गया था। अच्छा, एक चीज़ में कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, जैसे इनका लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था जो वो 1856 तक रहा था, और जो लॉर्ड कैनिंग है इनका जो टाइम पीरियड है 1856 में शुरू हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह का जैसे अधिनियम है तो वो लाया गया था 1856 में। तो कई बार इसका ऑप्शन में दोनों ही होते हैं, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग भी। तो नॉर्मली कई बार गलती से लॉर्ड डलहौजी टिक कर देते हैं कि 1856 के आसपास लॉर्ड डलहौजी ने भी जो है वो भी गवर्नर जनरल रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि बेशक ये जो अधिनियम है इसका प्रस्ताव लाया गया था 1856 में डलहौजी के टाइम में, लेकिन ये पारित कब हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये लॉर्ड
कैनिंग के समय में पारित हुआ था। फिर बोला गया है मैकाले द्वारा प्रारूपित जो दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। इंपॉर्टेंट है कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता, मैकाले ने एक दंड संहिता प्रारूपित की थी, उसको प्रारूप प्रदान किया था। मैकाले द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता थी उसको 1858 में कानून बना दिया गया था। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। सन 1859 में क्या किया गया? अपराध विधान संहिता लागू की गई। सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। मैकाले द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। अपराध विधान संहिता लागू की गई कब? 1859 में। व्यक्तिगत जो सिद्धांत था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की जो नीति थी उसको लॉर्ड कैनिंग के समय में समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में समाप्त कर दिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और साथ ही जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी वो स्टार्ट की गई थी, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं, या फिर वाइसराय बोल सकते हो अब आप, क्योंकि कंपनी से के कंट्रोल से निकलकर अभी जब ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया है इंडिया पर, तब इनके पोस्ट तो बेशक सेम है लेकिन इनको वाइसराय कहा जाने लगा है, नाम चेंज कर दिया गया है इनका। तो वाइसराय जो थे नेक्स्ट वो थे लॉर्ड एल्गिन, 1862 से 1863 के बीच जो है लॉर्ड एल्गिन ये वाइसराय बनते हैं भारत के 1862 से 63। 1862 से 63 एक साल के लिए लॉर्ड एल्गिन क्या है? वाइसराय बनते हैं। बोला गया है कि इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। तो 1862 से 63 के दौरान लॉर्ड एल्गिन ने क्या किया? इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने, जो 1862 से 1863 तक रहे थे। 1862 से 1863 तक जो लॉर्ड एल्गिन रहे थे उन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड एल्गिन जो थे उनकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई थी और वहाबी आंदोलन का दमन किया था इन्होंने। लॉर्ड एल्गिन ने 1862 से 63 तक इनका टाइम पीरियड था। आगे देखते हैं लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस के बारे में दिया गया है कि जो लॉर्ड लॉरेंस है उनका टाइम पीरियड था 1864 से 69। लॉर्ड लॉरेंस का टाइम पीरियड है 1864 से 69। लॉर्ड लॉरेंस का टाइम पीरियड है 1864 से 69। लॉर्ड लॉरेंस का टाइम पीरियड क्या है? 1864 से 69। लॉर्ड लॉरेंस का टाइम पीरियड है 1864 से 69। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। बोला गया है कि 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। 1865 में क्या हुआ कि भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया लॉर्ड लॉरेंस के समय में। लॉर्ड लॉरेंस का समय था 1864 से 1869। लॉर्ड लॉरेंस का समय कब से कब तक था? 1864 से 69। और इनके समय में 1865 में क्या होता है कि जो भूटान होता है वो अंग्रेजी साम्राज्य पर, ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण करता है। तो भूटान ब्रिटिश साम्राज्य पर कब आक्रमण करता है? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय। लॉर्ड लॉरेंस के समय 1865 में भूटान ने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड लॉरेंस के बारे में एक और चीज़ फेमस है कि इन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में निष्क्रियता की जो है पॉलिसी अपनाई थी और जिसे क्या कहा जाता है? शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो शानदार निष्क्रियता की जो पॉलिसी है किसने अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने। किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के लिए इन्होंने हस्तक्षेप की पॉलिसी अपनाई थी। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के लिए हस्तक्षेप की पॉलिसी अपनाई और जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस की जो हस्तक्षेप की पॉलिसी थी अफगानिस्तान के लिए। ठीक है। उसके बाद है इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल आया था। तो लॉर्ड लॉरेंस के समय की अगर बात करें तो उड़ीसा में 1866 में, लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में 1866 में, लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में 1866 में, और बुंदेलखंड और राजपूताना में, बुंदेलखंड और राजपूताना में कब? 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में सन 1866 में और बुंदेलखंड और राजपूताना में सन 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्पबेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड लॉरेंस की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया? जो चैम्पबेल हेनरी थे उनके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। चैम्पबेल
चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में, चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लॉरेंस ने चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया था? चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। 1865 में क्या हुआ? इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। भारत और यूरोप के बीच 1865 में यहाँ पर बोला गया भारत और यूरोप के बीच में क्या हुआ? समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी 1865 में भारत और यूरोप के बीच। लॉर्ड लॉरेंस के समय में भारत और यूरोप के बीच 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। चैम्बरवेल हेनरी को एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाइसरॉय वो है लॉर्ड मेयो। 1869 से 72 लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड क्या है? 1869 से 72 तक लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है। 1869 से 72 लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने एक इम्पॉर्टेंट काम क्या किया कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने क्या किया? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने एक और काम किया है कि 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो के समय में नेक्स्ट चीज बताई गई है, एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। कब? 1872 में। तो 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वाइसरॉय हैं वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में देखते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1872 से 76। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड है 1872 से 76। 1872 से 76 जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड है। 1872 से 76 लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड 1872 से 76। इसके समय में बंगाल में एक भयानक अकाल आया। नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में एक भयानक अकाल आया था। उसके बाद है जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, इन्होंने बड़ौदा में जो मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। इनको मतलब हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, मल्हार जो गायकवाड़ थे, मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने पद से मुक्त कर कर कहाँ भेज दिया था? मद्रास भेज दिया था। ठीक है, मल्हार राव गायकवाड़ को लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा मद्रास भेज दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक जो वैधानिक कार्रवाई हैं उनको बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का प्रथम जो एक प्रचलित कथन है वो है, इनके द्वारा कहा गया था, इन्होंने घोषणा की थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने क्या कहा था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ। जो पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ है। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय में हुआ है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ है। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय में हुआ है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में जो स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। तो एक तो नॉर्थब्रुक के समय में क्या हुआ था कि पंजाब का प्रसिद्ध जो कुका आंदोलन हुआ था 1872 के आसपास लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, और इसी के समय में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच में, 1876 से 1880 के बीच में, 1876 से 1880 के बीच इनका टाइम पीरियड रहता है लॉर्ड लिटन का। 1876 से 1880, 1876 से 1880 लॉर्ड जो है लिटन, उनका कार्यकाल होता है। बोला गया है यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। जो लॉर्ड लिटन थे वो क्या थे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे, साहित्यकार थे। तो लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। तो जो इनकी साहित्य जगत था उसमें इनको किस नाम से जाना जाता था, ओवन मेरिडिथ के नाम से, ओवन मेरिडिथ के नाम से, ओवन मेरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता था साहित्य जगत में। और जो लॉर्ड लिटन है उनके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल हो पड़ा था। तो लॉर्ड लिटन के समय में बम्बई हो गया, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में क्या हुआ था, भयानक अकाल पड़े थे। लॉर्ड लिटन के समय में मतलब बहुत अकाल पड़े थे, चाहे वो बम्बई हो, मद्रास हो, हैदराबाद हो, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। तो इन्हीं अकालों के कारण क्या हुआ था, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की जो अध्यक्षता है उसमें अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन ने क्या किया, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन ने क्या किया, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में क्या किया था, एक अकाल आयोग की जो है स्थापना की है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 जनवरी 1877 को, 1 जनवरी 1877 को क्या हुआ था, इनके द्वारा ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है उनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब, 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किस लिए किया गया था, कि जो महारानी विक्टोरिया थी उनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करना था, इसलिए 1877 में हुआ था ये दिल्ली दरबार। हालांकि इसकी आलोचना भी की गई थी बहुत, क्योंकि एक तरफ जो देश में अकाल की स्थिति थी, इतने सारे भयानक अकाल आ रहे थे, बम्बई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में, बहुत सारी जगहों पर। तो उसी बीच इन्होंने इतने बड़े एक भव्य दरबार का आयोजन किया था, दिल्ली दरबार का, इस कारण इनकी बहुत आलोचना की गई थी। उसके बाद है कि मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो मार्च 1878 में क्या होता है, लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था 1878 में। तो 1878 में लिटन के द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। और बोला गया है कि ये भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था इसके द्वारा। और विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश था, सोम प्रकाश नाम से एक क्या था, विशेषकर ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए ये लगाया गया था विशेषकर। उसके बाद बोला गया है, नोट दिया गया है कि पायनियर अखबार ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक न्यूज़पेपर ऐसा भी है जिसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया है, पायनियर अखबार ने। पायनियर अखबार ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। और इसी के समय में लिटन के समय में क्या हुआ, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत क्या था कि शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन था लॉर्ड लिटन के समय में। 1878 में भी ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आया और 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ है 1878 में ही, जिसके तहत क्या हुआ था कि शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया है। कि 1878 के जो भारतीय शस्त्र अधिनियम था उसके द्वारा कहा गया कि आपको अगर शस्त्र रखना है, व्यापार करना है, तो आपको लाइसेंस जो है अनिवार्य होगा। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 जो वर्ष है वो कर दी थी। इस कारण भी इनकी बहुत आलोचना की गई थी कि जो लॉर्ड लिटन है उन्होंने, इनके काल में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था
कि जो सिविल सेवा परीक्षाएं थी उसमें प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी थी भारतीयों के लिए। और ये जो प्रतियोगी परीक्षा थी ये इंग्लैंड में होती थी और एक 19 वर्षीय मतलब लिमिट थी कि 19 वर्ष से ज़्यादा लोग वर्ष का जो मतलब कोई भी भारतीय होगा वो इस परीक्षा को नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतम आयु है ना 19 वर्ष, और उनको 19 वर्षीय एक भारतीय को कम्पीट करना होता था किनके साथ, इतने ब्रिटिशर्स के साथ, उनके एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए बच्चों के साथ। तो इस तरह से जो ये वाली प्रतियोगी परीक्षा था इसको कठिन बनाने का प्रयास किया गया ताकि जो भारतीय हैं उनको इसमें अपॉइंटमेंट ना मिले। नेक्स्ट है, लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। तो लिटन के द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। लिटन के द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। लिटन के द्वारा क्या हुआ था कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, अलीगढ़ में। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो वाइसराय आते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 84 है, 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है, 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इनका टाइम पीरियड है। लॉर्ड लिटन का 1880 से 1884। तो लॉर्ड रिपन के समय में क्या होता है, रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में क्या किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, लॉर्ड लिटन ने क्या लाया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया था, 1878 में। उसको ख़त्म कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा, कब, 1882 में। 1882 में मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है रिपन के द्वारा। उसके द्वारा सिविल सेवा की जो प्रवेश आयु थी वो 19 वर्ष से बढ़ाकर वापस 21 वर्ष कर दी थी। जो लिटन ने कम की थी ना, 21 से घटाकर 19 कर दी थी इन्होंने अधिकतम आयु सीमा, और रिपन ने वापस वो क्या कर दिया, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। रिपन के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। किसको, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी, और तब से लेकर बोला गया है कि अब तक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो बोला गया है कि जो लॉर्ड रिपन थे उनके समय में 1881 में सर्वप्रथम जो नियमित जनगणना है वो करवाई गई थी। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी, और तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। इसके बाद बोला गया है कि भारत में जो पहली बार जनगणना कराई गई थी वो 1872 में कराई गई थी, लेकिन ये अनियमित जनगणना थी और ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो का जो समय था वो 1869 से 1872 तक था। 1872 में उनको मार दिया गया था एक अफगान के द्वारा, है ना। तो ऐसे ही बोला गया कि लॉर्ड मेयो के समय में, यहाँ पर सिर्फ ईयर दिया गया कि 1872 में जो है जनगणना कराई गई थी पहली बार, वो अनियमित थी। लॉर्ड मेयो वाले पॉइंट में ये नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1872 में जो है पहली बार जनगणना कराई गई थी, लेकिन ये जनगणना क्या थी, अनियमित थी, और लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और जो अगर नियमित जनगणना बोले हम लोग तो वो शुरू की थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम जो कारखाना अधिनियम है कब लाया गया था, 1881 में लाया गया था। किस वाइसरॉय के कॉल में लाया गया था, तो 1881 में ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में शैक्षणिक सुधारों के लिए, ठीक है। रिपन के समय में क्या हुआ, शैक्षणिक सुधार करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो बोला गया है इसके समय में क्या हुआ, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था रिपन के समय में, कि जो यूरोपियों के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों पर, मतलब जो भी यूरोपियों के मुकदमे होंगे इनके द्वारा कहा गया था। रिपन के समय में जो ये इल्बर्ट विधेयक आया था इसके द्वारा कहा गया था कि जो यूरोपियन के विरुद्ध मुकदमे हैं कोई भी, ठीक है, उनको मतलब भारतीय न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकते हैं उनकी।
ठीक है। भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा है? भारत का उद्धारक कहा है। आगे बोला गया है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते हैं। 1884 से 88 के बीच लॉर्ड डफरिन थे। 1884 से 1888 के बीच। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में बोला गया है किसी के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। जैसे सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है 1885 से 88 के बीच में। 1885 से 88 के बीच में क्या हुआ है? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। 1885 से 1888 के बीच में हुआ था। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब से कब तक? ये हुआ था 1885 से 88 के बीच। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच हुआ था, जिसमें बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया था। लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया और अवध टेनेंसी एक्ट लाया गया, पंजाब टेनेंसी एक्ट लाया गया। बंगाल, अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट लाए गए थे डफरिन के समय में। बंगाल, अवध और पंजाब के टेनेंसी एक्ट पारित हुए थे लॉर्ड डफरिन के समय में। और इसके समय में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि 28 दिसंबर 1885 को, ये डेट भी याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधा ये डेट पूछ ली जाती है। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1884 से 1888